नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है चुनावी चक्रव्यूह की तैयारी। जी हां, चुनावी चक्रव्यूह की तैयारी, क्योंकि राजस्थान अब चुनावी मोड में नजर आ रहा है और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए विपक्षी दल कोई मौका नहीं गंवाना चाह रहे। जून के इस हफ्ते में सरकार के खिलाफ सड़कों पर शोर मचेगा, मुद्दे उठाए जाएंगे। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी के साथ आरएलपी और आम आदमी पार्टी ने भी सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। भ्रष्टाचार को लेकर जयपुर में जनाक्रोश रैली के जरिए बीजेपी सचिवालय का घेराव कल करेगी, तो वहीं आरएलपी ने इस महीने में सरकार के खिलाफ 8 रैलियां करने का ऐलान किया है। वहीं 18 जून को आम आदमी पार्टी की तरफ से भी श्री गंगानगर में एक जनसभा होगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आएंगे। हालांकि कांग्रेस भी महंगाई राहत समेत कई कार्यक्रमों से दिल जीतने में लगी हुई है, तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। चुनावी मोड में राजस्थान। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। करोड़ों रुपया और सोने का बिस्किट पोस्टर कौन लेकर आया, किसके लिए लेकर आया, कहां जाना था, कौन लाया। कल बीजेपी सचिवालय का करेगी घेराव। जयपुर में कल एक महाघेराव होगा, जिसमें मार्च होगा सचिवालय तक का। किसानों और बजरी के मुद्दे को लेकर आरएलपी की होंगी कई रैलियां। आजकल ईडी राजस्थान में घूम रही है, तो हम चाहते हैं कि बजरी के खेल को भी इसको ईडी के अंदर हम दें। 18 जून को श्री गंगानगर में आम आदमी पार्टी की जनसभा। महंगाई राहत समेत कई कार्यक्रमों से कांग्रेस की दिल जीतने की कवायद। चुनावी चक्रव्यूह की तैयारी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अब निशाने पर सभी के सरकार है, तो अब देखना यह होगा कि सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इस चक्रव्यूह को भेदने की जो तैयारी चल रही है वो कितनी कारगर, कितनी मुफीद साबित होती है। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए एक एक करके सभी का परिचय कराता हूं। स्वागत करता हूं रामलाल शर्मा जी, बीजेपी के विधायक हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं राजस्थान के, आपका स्वागत है। आर तिवारी साहब, कांग्रेस नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगा। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजपाल चौधरी जी, आप प्रवक्ता हैं आरएलपी के। राजपाल जी, आपका भी स्वागत है। और मयंक त्यागी जी भी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। पहले जरा विपक्षी नेताओं की बात करते हैं, फिर सरकारी पक्ष से, कांग्रेस से भी उसकी बात करने की, उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल राजपाल चौधरी जी आपसे है कि ये बताएं कि आज चूंकि आगाज किया है नागौर की इस जनसभा और रैली के जरिए, बताएं कि मुद्दे आगामी विधानसभा चुनाव में आरएलपी के क्या रहने वाले हैं, निशाने पर कौन होगा आपके? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मैं आपको बताऊं, एक ही अहम रहा है हमेशा। इस प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के जो नारा है उसको लेके हम चल रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर जो भाजपा और कांग्रेस के जो पिछला राज रहा है, उस राज से इसको छुटकारा कैसे मिले, इस प्रदेश को नया प्रदेश कैसे बनाए, और मुद्दों की जो लड़ाई है वो हम लड़ना चाहते हैं। यहाँ का किसान तरसता है, यहाँ का जवान तरसता है, यहाँ का नौजवान तरसता है बिल्कुल, और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो हमारे नेता का बिल्कुल एक ही मोटिव है, उनकी एक ही विचारधारा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, कि जो भ्रष्टाचार यहाँ पनप रखा है उसको खत्म किया जाए। जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे बीजेपी जाती है और जो विपक्ष की भूमिका में कभी खड़ी नहीं दिखाई नहीं देती, तो इन सब से निजात कैसे मिले, आम आदमी सुरक्षित हो, कर्ज मुक्त किसान हो, टोल मुक्त राजस्थान, और जो ये भ्रष्टाचार जो फैल रखा है इसको खत्म कैसा किया जाए, पेपर माफिया जो पनप रखा है इसको खत्म कैसा किया जाए, एक खुशहाल प्रदेश का नारा बनाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अग्रसर है। और इसका दिन भर आप प्रदेश में देख रहे हो, आज रियाबड़ी के अंदर हमारा बजरी माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोल, जो बड़ी मतलब जन हुंकार रैली हनुमान बेनीवाल जी की थी, जिसके अंदर हजारों लोग आए हुए थे। बजरी के खिलाफ हमने पहले भी प्रदर्शन किए, बाड़मेर में किए, आगामी धोरीमना में फिर हमारा प्रदर्शन है। और भी जो मुद्दे हैं, जैसे हम इस महीने के अंदर हमारे 8 बड़ी रैलियां और बड़े प्रदर्शन है, 4 बड़ी रैलियां और 4 बड़े प्रदर्शन, इन्हीं मुद्दों को लेके। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बिल्कुल मोटिव क्लियर है कि किस तरीके से खुशहाल प्रदेश बनाया जाए, और इन सभी जो मुद्दे हमने बताए इनको पूरा कैसा करवाया जाए, इसी को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे बढ़ रही है। में अपनी किस तरीके से आपको जन समर्थन मिलता हुआ दिखता है, क्योंकि एक आपके फिलहाल सांसद है, बहुत ज्यादा आपकी पार्टी को नहीं हुआ है, 3 आपके विधायक 2018 में जीत कर आए। क्या वोट काटने की भूमिका होगी, या फिर एक तरह से कहते हैं कि कुछ लोग टैग भी लगा देते हैं कुछ राजनीतिक दलों को कि ये बी पार्टी है, उसकी ए पार्टी है?
देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना 29 अक्टूबर 2018 के अंदर हुई थी। उससे लेकर तकरीबन 4.5 साल के अंदर जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब राजस्थान के अंदर फैली है, मेरे को नहीं लगता इतने कम समय में और कोई क्षेत्रीय पार्टी है जो पनप पाई है। हमने निरंतर, चाहे विधानसभा के चुनाव थे 2018 के, उसके बाद लोकसभा के थे, पंचायत समिति, जिला परिषद चुनाव थे, हमने पालिका चुनाव भी लड़ाए, पालिका चेयरमैन बनाए, प्रधान हमने बनाए। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कभी किसी की बी टीम की भूमिका में काम नहीं करती। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का खुद का जनाधार है। हमारे प्रधान बने प्रदेश के अंदर, नगर पालिका के चेयरमैन बने, हर एक मुद्दे के ऊपर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खरी उतरी है। पेपर का मुद्दा था, बीजेपी मौन थी, साइलेंट थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक बर्खास्त हुए, उन्होंने विधानसभा पटल पर लड़ाई लड़ी। हर एक प्रदेश का मुद्दा होता है लोकसभा के अंदर, नेताजी उसको उठाते हैं, हनुमान बेनीवाल जी, और उसके लड़ाई लड़ते हैं। किसी भी जाति का मामला हो, किसी भी धर्म का मामला हो, हर एक मुद्दे के अंदर आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, स्वयं सांसद साहब खुद और ग्राउंड से जुड़े हुए बिल्कुल कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं और उसको पूरा कैसा करवाया जाए। आरएलपी को लेकर कहा जाता है राजपाल जी की कि एक वर्ग विशेष की ही पार्टी है। इस मिथ को तोड़ने की कैसे कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है हमारी पार्टी के। देखिए, आप पिछली बार जो सीट वितरण हुआ 2018 में, आज जो पार्टी के पदाधिकारी है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, तो आपको ऐसे एक वर्ग विशेष के एक पदाधिकारी नहीं दिखेंगे इसके अंदर। पार्टी के विधायक है, 3 विधायक है, 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक है। बताइए कौन सी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं? हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं। पिछली बार जो टिकट बंटवारा हुआ 2018 के अंदर, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के टिकट थे, राजपूत थे, ब्राह्मण समाज से थे, मोमडन भी थे, हर एक वर्ग के। कौन है राम चौधरी जी? पहले तो बताओ, आपके आरएलपी के राजस्थान के अध्यक्ष जी कौन है और उनका हनुमान बेनीवाल जी से क्या संबंध है? हमारी पार्टी के पुखराज जी गर्ग है, जो भोपालगढ़ से विधायक है, और वो पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष है। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए। क्या आर तिवारी जी, क्या जानना चाह रहे थे आप बता दीजिए। चलिए आप साफ कर दीजिए। अब आप मेरे से सवाल पूछने से पहले ही आपने जवाब दे दिया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ए टीम है और आप पार्टी बी टीम है। रविंद्र भाई, मैं कह रहा हूं राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत की सामाजिक, आता हूं, ठीक है, आता हूं, सवाल करता हूं। अभी तो आपके बकौल अभी तो बी टीम का ही मैंने जवाब सुना है। अभी जरा ए टीम का भी जवाब सुन लेता हूं, फिर एक साथ दीजिएगा, और फिर जो कोर बीजेपी है उसके भी सवाल सुनता हूं। एक जवाब पहले जल्दी से दे दीजिए यहाँ पर। पहले राजपाल चौधरी जी, जो बी टीम का आपको ऊपर टैग लगाया है यहाँ पर तिवारी जी ने कांग्रेस से। जी देखिए, कांग्रेस बिल्कुल ऐसा करती है। कांग्रेस वाले पहले देखिए, हरीश चौधरी जी बोल रहे थे कि ये कांग्रेस की बी टीम है। जब इनको लगा हम इनका वोट बैंक खिसकने लग गया, जो कांग्रेस का वोट बैंक था, कांग्रेस को नुकसान लग गया। आरएलपी जिस क्षेत्र के अंदर बढ़ रही है, जहां कांग्रेस डाउन होती है तो ये कहते हैं, मतलब बीजेपी डाउन होती है तो कहते हैं कांग्रेस का बी टीम है। तो ये पहले बीजेपी के लिए बोलते थे, 19 के चुनाव में बोलते थे लोग की बीजेपी की बी टीम है। मयंक त्यागी जी से आपसे सवाल करना चाहूंगा। हालिया कर्नाटक में जो चुनाव हुए उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा, 40% वाला मुद्दा जबरदस्त तरीके से चला, और अब चूंकि ईडी की एंट्री भी यहां पर हुई है और आरपीएससी से लेकर पेपर लीक और तमाम भ्रष्टाचार के मामले यहां पर उठाए जा रहे हैं। पहले भी इनकी गूंज सुनाई दी थी, और आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हुआ था। कौन से मुद्दे राजस्थान में आपके रहने वाले हैं, और ए टीम का खिताब भी यहां पर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से आपको? सर, कांग्रेस तो कुछ भी खिताब दे सकती है, जो खुद ही लगी हुई है किसी तरह इनकी साठगांठ हो हुआ के, जिसके मैक्सिमम नेता भाग भाग कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये ए टीम बी टीम का खिताब किसी को भी दे सकते हैं चलते फिरते। इनको क्या फर्क पड़ता है? इन्हें मालूम है उधर भी अपने ही बैठे हैं और इधर भी अपने ही बैठे हैं। तो ये तो कोई मुद्दा डिस्कशन का है ही नहीं कि ये किसको ए बी और सी टीम बताती है, क्योंकि कांग्रेस कोई इस अभी परिस्थिति में नहीं है कि उसकी बताई हुई बात को दुनिया माने या वो कोई स्वीकार करे जाए। आज जिस तरीके से राजस्थान से कांग्रेस की विदाई की तैयारी चल रही है, उसको देखते हुए कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है कि कल को बहुत सारे जो लोग आज इसकी इतनी बुराई कर रहे हैं वो खुद ही उधर सम्मिलित होकर बात करें। तो मेरे ख्याल से इस मुद्दे पे ज्यादा चर्चा करनी नहीं चाहिए। और बात रही कि आम आदमी पार्टी भाजपा के साथ अगर इतना ही कुछ होता, हम लोग भाजपा से इतने ही ज्यादा संतुष्ट होते या हम उनकी इतनी मदद कर रहे होते, तो जिस तरह का अनैतिक अध्यादेश माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए लेकर आ रहे हैं, शायद उस तरीके का कोई अध्यादेश आता ही नहीं। कभी कल ही हमने इतनी बड़ी रैली करी है वहां पर, इतना बड़ा आंदोलन राजस्थान में श्री गंगानगर से आगाज होगा,
क्या मुद्दे यहां पर रहेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से? ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आप नकार रहे हैं, लेकिन क्या और सहयोगी की तलाश में आप हैं? अच्छे मित्र हैं देखिए, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल, क्या ये दोस्ती एक तरह से कहें कि फॉर्मल रूप भी लेगी? बिल्कुल, दो बड़ी पार्टी के नेता आपस में मित्र होना स्वाभाविक है जब आप एक जैसा काम के लिए चुने होते हो, और जब आप दोनों सांसद और इतने बड़े राजनीतिक स्तर पर आप लोग काम कर रहे होते हो, तो एक दूसरे से मुलाकात होते रहना बड़ी अच्छी बात है। और हनुमान बेनीवाल जी का निजी कार्यक्रम था, उनका पारिवारिक कार्यक्रम था, ऐसे में उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी, भगवत मान जी को वहां पर बुलाया, तो इनको जाना भी चाहिए था, वो गए भी हमारे नेता। और इसकी भविष्य में इसको किस दिशा में लेकर जाएगा, ये अभी कोई बहुत बड़ा आज इसको लेकर अपन चर्चा नहीं कर सकते हैं कि ये कैसे जाएगा, किस तरफ होगा। शून्य से सफर शुरू करना है आपको राजस्थान में, या कर चुके हैं? हाँ, तो ये नहीं, देखिए, हम लोग तो पिछले 12 साल से मतलब वही भूमिका वोट काटने की, या फिर कुछ आप चाहते हैं कि पहली बार में ही जनता आम आदमी पार्टी को दे दे सत्ता हाथ में? रविंदर जी, हम लोग तो पिछले 12 साल से जिस भी प्रदेश में गए हैं, वहां पर हमने हमेशा शून्य से ही शुरुआत करी है। 12 साल पहले जब हम दिल्ली में थे तो हम शून्य पर थे, फिर हम पंजाब पहुंचे, वहां शून्य पर थे, हम गोवा में आए, वहां शून्य पर थे, गुजरात में जाकर हमने इतना बड़ा रिजल्ट लेकर आए, वहां हम लोग शून्य पर थे। तो ये हमारे लिए, अभी हम जिस तरह से हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, करना और सब बाकी प्रदेशों में भी जा रहे हैं, तो कारण जरूर है, आप सही कह रहे हैं कि हम लोग उन जगहों पर शून्य पर हैं, पर शून्य से शिखर तक का सफर जो है वो आम आदमी पार्टी ने अपने आप को कई बार प्रस्तुत किया है और दिखाया है कि मात्र 12 साल के समय के अंदर आप नहीं बता पा रहे मेरे को कि क्या मुद्दे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के रहेंगे। सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को जेल में जाने का कारण क्या है? एक ही कारण है सर कि भारत सरकार ने नहीं, वहां के जांच कमेटी ने इनको भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल रखा। दुर्भाग्य से सारे सबूतों के कारण इसकी जमानतें भी नहीं हो रही है। रविंद्र भाई, जिस पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, आज उनके शीर्ष नेता नंबर 2 मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, जो हेल्थ के अंदर और शिक्षा के अंदर क्रांतिकारी कदम उठाने की बातें करते थे, पूरा देश और दुनिया जानती है। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया, इसलिए वो जेल के अंदर है। ये किस मुंह से राजस्थान में आएंगे? कर्नाटक में गए थे, हिमाचल में गए थे, एक सीट पर भी जमानत नहीं बचा पाए, तमाम सीटों पर जमानतें बचा नहीं पाए। आपके अंदर अगर कारण सुनने की ताकत हो और आप सुन जल्दी से जल्दी त्यागी जल्दी से, फिर रामलाल जी पूछ रहे हो कि क्या कारण रहा कि वो जेल में क्यों है? एक ही कारण रहा सर, हमने आपके कांग्रेसी नेताओं की तरह भाजपा के सामने, वो ठीक है, वहां पर जो भी था, लेकिन राजस्थान का मुद्दा बताइए ना आप। राजस्थान में भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर आएंगे क्या? और फिर जो सवाल तिवारी जी ने पूछा, जनता भी सवाल पूछेगी आपसे। रविंद्र जी देखिए, जनता भी यही सवाल पूछेगी कि आपके तो नेता भ्रष्टाचार में आरोप में जेल में है। हमारे हाँ 100%। मैं अभी तिवारी जी को यही बता रहा था कि आप हमारा जो आप पूछ रहे हो कि क्या कारण है, वो यही कारण है कि वो जेल में इसलिए हैं क्योंकि हमने कांग्रेसियों की तरह उनके सामने हथियार नहीं गिरे, उनके जाकर पैरों में नहीं पड़े, हम अपनी बात पर अड़िग हैं। अगर हम उनके सामने आपकी तरह टूट जाते तो आज हमारे भी नेता जेल के बाहर होकर कौन टूटा था? कौन टूटा कांग्रेस से? कौन टूटा? मैं एक नेता, कांग्रेसी का एक नेता आप बताइए, देश में अगर कौन टूटा, कौन पैरों में पड़ा? जनता पार्टी से लड़ रहे तो कांग्रेस, बताइए मयंक जी, बताइए। कार्यकर्ता मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना। से पश्चिम लड़ रहे हैं, जिस तरह भारत के अंदर मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी है, जो महंगाई विधायक जाकर लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहा है तो मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम जीतेंगे, रविंद्र छत्तीसगढ़ में जीतेंगे, राजस्थान में जीतेंगे। देश के अंदर जो महंगाई, तिवारी जी राजस्थान पर कंसंट्रेट कीजिए, तिवारी जी वहीं पर जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, आप पूरी कांग्रेस पर पहले ही जाकर वहां मिल चुके हैं। आप उनका नाम नहीं लो तो अच्छा है। अगर उन्होंने वो उस दिन वहां पर उनके पैरों में जाकर नहीं पड़े होते तो आज लोग शायद जेल में होते, पर आपकी सरकार होती और लोगों का आपसे भरोसा नहीं टूटता। आप ख्यालों में खोते हो, लेकिन त्यागी भाई नहीं गिरी आपकी सरकार। रामलाल शर्मा जी, मैं आपका रुख करता हूं, ये बताइए मेरे को, एक जवाब दीजिए कि आज मुख्यमंत्री का ये बयान आया कि जब चुनाव जहां होते हैं वहां ईडी पहुंच जाती है, ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। और कल आप भ्रष्टाचार के खिलाफ राजधानी जयपुर में सड़कों पर उतरने वाले एक बड़े प्रदर्शन के साथ। देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कहूं कि ईडी की एंट्री चुनाव को दृष्टि में रखते हुए नहीं हुई। ईडी की एंट्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो ईडी को सबूत दिए, तत्कालीन समय के अंदर कहा कि जो आरोपी पकड़े गए हैं पेपर लीक मामले के अंदर,
इनकी इतनी बड़ी संपत्तियां, एक ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके सबूत सारे देखे आए थे। उसी सबूतों की जांच करने के लिए ईडी राजस्थान के अंदर आई है। मुख्यमंत्री जी सियासत के आधार के ऊपर किसी भी तरीके का आरोप लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहली बार इस राजस्थान के अंदर राजस्थान के कांग्रेस के विधायक सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। राजस्थान के अंदर राजस्थान के मंत्री दूसरे मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। राजस्थान के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वर्तमान में विधायक पूर्व मंत्री रहे, ये कहे कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, मुख्यमंत्री जी इसको कब रोकोगे? राजस्थान के एक वरिष्ठ विधायक रामनारायण मीणा जी ये कहे कि आखिरकार मुख्यमंत्री की क्या मजबूरी है कि अमुक भ्रष्ट मंत्री को मंत्री बनाए रखा है, क्यों नहीं हटाते? तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा भ्रष्टाचार के प्रमाण नहीं हो सकते। और भारतीय जनता पार्टी की कल की जो रैली है, कल का जो महाघेराव है, सचिवालय का पैदल मार्च का कार्यक्रम है, वो इस बात को इंगित है कि आज राजस्थान के अंदर 2,21,00,000 रुपए की रकम पकड़ी गई, 1 किलो सोना मिला, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। किसके पास से पैसा लिया गया, ये पैसा कहां जाने वाला था, ये भ्रष्टाचार के आधार के ऊपर किसी को टेंडर दिए गए तो क्या उन टेंडरों को निरस्त करने का काम किया गया? ये सारी आज भी राजस्थान की जनता जानना चाहती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस तरीके के जो जिज्ञासु प्रश्न थे, जो सवाल थे, उनका उत्तर राजस्थान की जनता को नहीं दिया। और एक बार पहली बार सचिवालय के अंदर इतनी बड़ी रकम पकड़ा जाना, ये तो एक वानगी है। तो हम तमाम भ्रष्टाचार की कांग्रेस कह रही है कि जांच हो रही है उसकी, कांग्रेस कह रही है कि जांच हो रही है उसकी, और इससे पहले पेपर लीक की भी जांच तो एसओजी कर ही रही थी। नहीं, आप एसओजी जांच कर रही थी, लेकिन क्या एसओजी ने बाबूलाल कटारिया को, नहीं मैं ये कह रहा हूं, एसओजी ने बाबूलाल कटारिया की नियुक्ति के ऊपर जांच करके बताया किस आधार के ऊपर उसकी नियुक्ति की गई थी? कौन कांग्रेसी नेता है जो इस बाबूलाल कटारिया से करोड़ों रुपए लेकर किसी को काम किया? आज राजस्थान के अंदर जल जीवन मिशन में जिस तरीके का करप्शन है, पीडब्ल्यूडी में जिस तरीके का करप्शन है, आज राजस्थान की जनता सब जानती है। पेपर लीक बड़ा मामला है, बिजली की दरों में बढ़ोतरी बड़ा मामला है, आम आदमी पीड़ित है। आज किसानों के आम उपभोक्ताओं के बिलों पर चेक कराइए। आर तिवारी सर, आर तिवारी जी आपसे जवाब मैं लेता हूं। देखिए, जहां आरएलपी की बात करें तो बजरी माफियाओं के खिलाफ वो मुख्य तौर पर बात कर रही है, भ्रष्टाचार की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी भी उसी की बात करती हुई यहां पर नजर आ रही है, बाकी मुद्दों के साथ साथ। बीजेपी का कल हल्ला बोल प्रदर्शन, जनाक्रोश रैली एक जयपुर में होने वाली है, और भ्रष्टाचार के ही यहां पर आरोप अलग अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक में जो दवाई का इस्तेमाल आपने बीजेपी के लिए किया, वही दवाई बाकी विपक्ष आपके लिए राजस्थान में कर रहा है, और इसकी नौबत क्यों आन पड़ रही है? कहीं कुछ गड़बड़ होगी तभी इस तरह के आरोप इल्जाम लग रहे हैं, मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, राजस्थान पहला राज्य है जहां 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में, जहां मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि एफआईआर लॉन्च होगी, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले राजस्थान के एसीबी और राजस्थान के एसओजी ने राजस्थान में नहीं देश में नाम कमाया। ये जो रुदाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ये बद्री माफिया किसके शासन में पद पे थे? रामलाल शर्मा जी, आप ये बताओ, भ्रष्टाचार का आप बद्री का बात कर रहे हो, बद्री माफिया का बद्री माफिया पनपा था राजस्थान में, जनता एक करके एक मिनट प्लीज, राजपाल जी और रामलाल जी एक मिनट प्लीज, आप शांत रहिए। राजपाल जी और रामलाल जी, रिक्वेस्ट है, मैं जवाब ले लेता हूं जरा तिवारी जी से। तिवारी जी, बजरी माफिया अगर किसकी सरकार में पनपे तो पिछले 4.5 साल से तो आपकी सरकार है, क्यों इतनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है क्या? या इस मामले के लिए भी ईडी आएगी? इस मामले के लिए भी क्या सीबीआई आएगी? कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी की सरकार में बजरी माफिया पनपा, लाखों करोड़ों रुपए कमाए भारतीय जनता पार्टी। तो यानी आप इस बात पर मोहर लगा रहे हैं, सचिन पायलट ने सवाल खड़े किए, तो फिर आपकी सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करवाती है? मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं करवाती आपकी सरकार इसकी जांच? फिर अरे आर तिवारी जी सरकार आपकी है, दोषी है उनको सजा देने का काम कीजिए ना। एक्शन कर रही है, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। चूड़िया पहन के बैठे हो क्या? चूड़िया पहन के बैठे हो क्या? रोड निभाया ना, कोई बड़ी रैली करी, अगर कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूं, वसुंधरा राजे जी आएंगी क्या कल के रैली में? देखिए, ऐसे सब बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी, ऐसे सब बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं कौन क्या सवाल कर रहा है, कौन क्या जवाब दे रहा है। राजपाल चौधरी, मैं आपसे ये सवाल जानूंगा लास्ट राउंड में कि
आरएलपी अपने दम पर ही चुनाव में आगे बढ़ेगी या फिर वो अपने सहयोगी की तलाश कर रही है? सहयोगी राजनीतिक हैसियत से जो जनाधार है पिछले चुनाव में, उस लिहाज से बड़े सहयोगियों की तलाश कर रही है या फिर अपने ही बराबर जो आम आदमी पार्टी है, या फिर अगर हम यहां भील प्रदेश की अगर बात करें, वहां पर जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ समर्थन करने की कोशिश करेंगे, या अपने ही दम पर एकला चलो की नीति रहेगी? पार्टी की जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है। माननीय सांसद साहब हनुमान बेनीवाल जी ने क्लियर कर दिया था ये चीजें भी। जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो इस प्रदेश के अंदर लड़ाई लड़ेगा, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, कोई और पार्टी हो, जो इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, इनका जो भ्रष्ट तंत्र है उसको उखाड़ फेंकने के लिए, जिसकी विचारधारा हमारे साथ मेल खाएगी, वो हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। ठीक है। नहीं, अगर कोई ऐसा नहीं होता तो हम लड़ाई लड़ेंगे। पूरी 200 सीटों पे चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। तेल होगा ना राधा नाचेगी रविंद्र सिंह। कभी सचिन पायलट पे डोरे डाले जाते हैं, कभी आप पार्टी पे डोरे डाले जाते हैं, कभी किरोड़ीलाल मीणा पे डोरे डाले जाते हैं। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आपको तो पूरी अपने ऊपर भरोसा है तिवारी जी। ठीक है, मयंक त्यागी जी मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। एक मिनट प्लीज तिवारी, मयंक त्यागी जी मुझे बताएं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने गई तो आपने एक मुख्यमंत्री का चेहरा वहां पे पेश किया, उत्तराखंड में आप चुनाव लड़ने गए तो आपने प्रोजेक्ट किया एक चेहरे को, राजस्थान में तैयारी हो चुकी है, चेहरा क्या सेहरा खरीद लिया है, दूल्हा भी का इंतजार है, उसको ढूंढा जा रहा है, या फिर दूल्हा और सेहरा दोनों का इंतजाम हो गया? नहीं रविंद्र भाई, सही समय पर 100% दूल्हा भी आपको तैयार मिलेगा, सेहरा तो 100% उसके ऊपर आएगा ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वक्त आने के पर हर चीज का आपको इंतजाम नजर आएगा, आदमी भी समक्ष आएगा, सब चीज आपके सामने आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी जो तिवारी जी ने जो बात कही कि जिस तरह से आरएलपी सचिन पायलट पे डोरा डाल रही है, तो क्या तिवारी जी को शक है कि सचिन पायलट जी जा सकते हैं यहां से? अरे न आप में न आरएलपी में नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आप दोनों आराम करो, राजस्थान की जनता जानती है आपको। रामलाल शर्मा जी, एक सवाल आपसे भी यहाँ पर करना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए रामलाल शर्मा जी, तिवारी लास्ट सवाल आपसे लूंगा, लेकिन रामलाल जी से एक सवाल ले लेता हूँ। रामलाल जी मुझे इसका जवाब दीजिए, राजस्थान में कोई तीसरी शक्ति, कोई तीसरी ताकत, कोई तीसरा धड़ा मजबूती से अगर चुनावी इतिहास को देखें तो नजर नहीं आया। हाँ, क्षेत्रीय दलों ने 2-3 सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें अलग अलग लिहाज से, चाहे मैं बात यहां पर आरएलपी की करूं, आम आदमी पार्टी की करूं, या भील प्रदेश की बीएसपी की पार्टी की बात करूं, या ट्राइबल पार्टी की बात करूं, इसके साथ साथ आरएलडी की अगर बात करूं, क्या बीजेपी इन दलों से उनकी बेल्ट में सहयोग करेगी कुछ इस तरह से, या फिर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए रविंद्र जी, राजनीति समय की होती है, समय और परिस्थितियों के आधार के ऊपर हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे, कहां किसके साथ समझौता करना है, कहां किसको पार्टी में शामिल करना है। ये बिल्कुल ओपन चीज है, इसको कोई ये कहे कि नहीं साहब हम इनसे इनकार करते हैं, वो और स्थिति नहीं है। आज दोपहर 2 बजे का समय उपयुक्त था, जो पार्टी के हित के अंदर होगी, परिस्थितियों के अनुसार हम निर्णय करेंगे। अभी कहना बहुत मुश्किल है, जैसे आज निर्णय हुआ है, वो जैसे आज निर्णय लिया है वैसे ही आज लिख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, अपने कैडर के ऊपर विश्वास है, और कैडर के दम के ऊपर और जन भावनाओं के आधार के ऊपर 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। तिवारी जी देखिए, चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं और चुनाव में होता भी यही है, नाराजगी होती है और अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो फिर अपने तरीके से रणनीति बनाई जाती है। और आज बीजेपी में नेता शामिल हुए, उसमें आपकी पार्टी से भी लोग हैं, तो ये शुरुआत आपसे क्यों हुई है छीना झपटी की, या कहें कि दल बदलने की? ये केवल माहौल बनाया जा रहा है। ये वंशवाद के खिलाफ सात चरित्र चेहरे वाली पार्टी ने, अरे तिवारी जी, आपकी पार्टी जगन्नाथ पाड़िया के बेटे को अगर जगन्नाथ पाड़िया के नाम से हटा दिया जाए तो कौन है ओम प्रकाश पाड़िया? उन व्यक्ति अगर देश की महामहिम के रिश्तेदार के नाम पर अगर, ठीक है, आज मेरे पास समय नहीं था, जल्दी से आज के सवाल का जवाब भी यहाँ पर नीचे दिखा देते हैं। आप चारों ही मेहमानों के साथ साथ तमाम दर्शकों को सवाल था, कांग्रेस बीजेपी के लिए बाकी दल क्या चुनौती बनेंगे, हाँ या ना के ऑप्शन हमने दिए। तो सवाल के जवाब में हमें बड़ी संख्या में आए हैं जवाब, 61% लोगों का हाँ में कहना है, 39%। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा मार्जिन तो नहीं, लेकिन एक अच्छी खासी यहां पे गैप देखने को मिल रहा है सवाल के जवाब में कि कांग्रेस बीजेपी के लिए बाकी दल चुनौती बनेंगे। 61% लोग यही कह रहे हैं, तो ये बात लोगों की है। रामलाल जी और आर तिवारी जी ने आपने जवाब देख लिया होगा। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्राइम डिबेट में सब लोग शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ प्राइम